यानी विश्व महिला दिवस। जी हाँ, इस दिन पूरे विश्व में महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान का दिन है और इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किए जाने वाला दिन है, जहां महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और कहीं अपनी बराबरी तो कहीं उनसे आगे बढ़कर दायित्व का निर्वाह कर रही है। इस खास दिन के मौके पर रेड 9 के क्राइम रिपोर्टर भरत पाटिल ने पुलिस अधिकारी अमृता सोलंकी से की खास बात। नमस्कार, मैं हूं भारत पाटिल। आज के हमारे कर्म मंथन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है। हालांकि अगर बात की जाए, क्योंकि अब नारियां लगातार कहा जाता है कि अब कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ चल रही है। आज महिला दिवस है और इसी के मौके पर इंदौर की हम कहेंगे लॉकडाउन के समय ऐसी भूमिका निभाई आम लोगों को बचाने के प्रति जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत की थी, ऐसी थाना प्रभारी महोदय अमृता सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम। पहला सवाल, हम जनरली अगर बात की जाए, क्योंकि महिला दिवस के मौके पर हम चाहते हैं कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं या कुछ ऐसी जीवन का संघर्ष करने वाली युवतियां हैं, उनसे आपको इसको देखकर प्रेरणा मिलती है कि किस तरह आप एक शासकीय सेवा में हैं और आम जन के बीच में जिस तरह की भूमिका निभा रही हमने लॉकडाउन में भी देखा। क्या लगा था, कैसा विचार आया था कभी कोई इस पुलिसिंग को लेकर के? नहीं, मेरा कभी ऐसा विचार नहीं था कि मैं एज ए पुलिस ऑफिसर कभी काम करूँगी। ऐसा मेरे दूर दूर तक कहीं सोच नहीं थी। और पुलिस को लेकर चूँकि ना परिवार में कोई था और ना कहीं पुलिस से मिलना जुलना या ऐसा कोई बैकग्राउंड था, तो ईश्वर की इच्छा थी कि शायद इस फील्ड में आना था। हाँ, देना ज़रूर चाहती थी कि समाज में देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा होता है। वो इतने पढ़ने लिखने में होशियार तो थे नहीं कि स्वास्थ्य वगैरह में जाए। और टीचर बनने की मेरी कोई बहुत इच्छा थी नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी 2 टीचर थे। सुरक्षा की दृष्टि से मेरा मन था कि मैं जो है फौज में चली जाऊं, लेकिन जब तक एक एज आई और समझ आई, तब तक जब ये ऑफर आया तो इसको फिर सेलेक्ट करा। हम हर बच्चे के जीवन में उसके स्कूल लाइफ से जुड़े, उसके जहाँ रहते हैं उस गांव से, कस्बे से जुड़े हुए काफ़ी चर्चित उसके ऐसे याद रहती है जो उसे काफ़ी समय तक। ऐसा कोई चर्चा आपकी स्कूली लाइफ से शुरू हुआ हो? मेरी स्कूल लाइफ की मैं एक ज़रूर बात करूँगी, उसको थोड़ा सा पुलिसिंग से जोड़ना चाहूँगी कि मेरी एक छोटी 3री-4थी की क्लास में थे, मस्ती में उसको साथ मारपीट कर दी थी। उसने कहा कि मेरे पापा पुलिस में हैं और अब मैं तुमको सबको जेल भेजूँगी। हम लगभग 8 दिन तक उसके नाक पे थोड़ा सा हमारा नाखून का निशान था, 3-4 लोग थे हम लोग। 8 दिन तक हम उसकी गली के तरफ से नहीं गए। घर वाले कुछ लेने भी भेजते थे तो हम घूम कर पूरे गाँव में से जाते थे। तो मुझे आज भी याद आता है कि पुलिस के नाम से कि हमको जेल हो जाएगी सिर्फ एक नाखून लगने पर, हम 8 दिन तक उस गली में नहीं गुजरे। और जिस दिन उसका वो दाग ठीक हो गया ना, उसके बाद हम शेर से बोले हाँ जा जो बने कर ले। तो आज भी मुझे वो चीज़ याद आती है बचपन की कि हम कितने मतलब वास्तव में मासूमियती थी कि अपन उस गली में नहीं जाएंगे तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। और आज मुझे समझ में आता है कि अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, पुलिस को जहाँ पकड़ना होता है पकड़ ही लेती। क्राइम तो क्राइम होता है, लेकिन एक बात ये कि जैसे परिवार में सभी के कोई ना कोई एक मार्गदर्शक होते हैं। आपके भी परिवार में कहीं ऐसा कोई समय आया डगमगाना, जैसा कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत आपका रहा हो? ये मेरी मदर जो है वो काफ़ी इस मामले में मैंने मेरी माँ को देखा। वो खुद भी संघर्षशील रही और हम लोगों को भी जब बाइक सीखने की बारी आई तो मुझे ये सब चीज़ों में बड़ी रुचि थी। तो बाइक सीखना था तो मुझे हाँ ठीक सीखो, ये करो वो करो। मतलब मैं जो हूँ उसका कारण कहीं ना कहीं मेरी मम्मी है। वो भी ऐसे ही थे और मैं भी वैसी ही हूँ। और उनका भी शिक्षा विभाग में उनका नाम चलता था कि बोले मैडम है तो मैडम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। और आज उनके ही संस्कार हैं या उन्होंने ही कुछ अच्छा किया होगा, उनके ही अच्छे कर्म हैं कि आज हम लोग इस पोजीशन पे बैठे हैं कि उन लोगों को हम पे गर्व होता है। मैम, क्योंकि हम बात करें महिला पुलिसिंग करना, काफ़ी कई बार देखा गया कि इतना बड़ा थाने होते हैं, महिलाओं को विभाग में भी थोड़ा सा
इग्नोर किया जाता है, लेकिन आपकी पुलिसिंग हमने अभी लॉकडाउन के समय देखी, काफ़ी वीडियो आपके चर्चित वायरल हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इग्नोरेंस है। एक्चुअल में काम न करने के बहुत सारे बहाने हैं और काम करने के लिए बहुत ईजी गोइंग सब चीज़ें मिलती हैं। लॉकडाउन की बात करें या बाकी समय की भी बात करें, पुलिसिंग की बात करें, ऑब्वियसली कि हमने जब इस विभाग को ज्वाइन किया था तो हमने एक शपथ ली थी, देशभक्ति और जनसेवा। अब जब ली थी तो उसको पूरा करना है। और लोग नौकरी करते हैं, दूसरे विभाग वाले नौकरी करते हैं, हमारे पास पुलिसिंग है। तो मैं बहुत अलग, बहुत मतलब डिफरेंट मान के चलती हूँ कि नौकरी करना एक वे कि हाँ 11 से 5 आए, करा, अपना 4 कागज लिखे और चल दिए। और एक होता है पुलिसिंग की, क्योंकि हम देशभक्ति और जनसेवा को करने के लिए बैठे हैं तो हम उस ध्येय को बनाए रखें और उस पर काम करते रहें। और विभाग की बात अगर करूँ तो अभी रिसेंटली इंदौर की बात करूँ कि हमारे जितने अधिकारी हैं, जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों का इतना अच्छा कोऑपरेशन हम लोगों के साथ है। उन्होंने कभी हम लोगों को एज ए महिला कर्मचारी ट्रीट नहीं करा जी। उन्होंने हमारी योग्यता के साथ हमको वहाँ बैठाया जहाँ अभी और भी हमारे थानेदार बहनें हैं, तो हम लोग सब कभी बहुत कंफर्ट फील करते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस कभी विभाग के अंदर तो नहीं हुआ। मैम, हम बात करें क्योंकि आप लगातार काफ़ी दिनों से देख रहे हैं यहाँ पर लॉकडाउन के बाद की स्थितियाँ, घर में कई तरह की परेशानियाँ भी हुई है, खासकर महिलाओं को लेकर के हमने सुना है कि अब तत्काल उनकी समस्याओं का हल कर, किस तरह की अलग अलग विचित्र समस्याएं आती होंगी, कैसे उसको निपटते हैं? देखिए, पर्टिकुलर अगर देखा जाए अभी तो यंगस्टर में जितने हैं उनमें बड़ी बुरी, एक तो नशे की जो लत है। मैंने देखा कि 2 बजे 2:30 बजे रात को, पहले पुरुष जो लड़के होते थे 19-20 साल के, वो नशे में दिखते थे। आजकल बच्चियां भी दिखती हैं। अब जब बच्चियों को ऐसी स्थिति में कहीं किसी, मान लीजिए अगर किसी पुल पे कोई बच्ची खड़ी है, अभी रिसेंटली 8 दिन पहले की बात थी कि वो बच्ची चौराहे पर रो रही थी, आसपास वालों ने खबर करी, हम पहुँचे तो वो थोड़ा सा नशे की हालत में लगी। अब स्थिति ये होती है कि ना उसके घर पे बताया जा सकता है, घर पे बताएंगे पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, उसको उस नज़र से देखा जाएगा, हो सकता है कि एक सुधार का अवसर मिले। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में उनसे बात करना भी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने जो अनुभव किया कि इस उम्र में जितनी गलतियां लड़कियां करती हैं उसका खामियाजा पूरे जीवन भर उनको भुगतना ना पड़े, तो पहला काम वो काउंसलिंग वाला जो फैक्टर है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितने बच्चे ऐसी मिलती है, पहली बात तो उनको थोड़ा सा डरा भी देते हैं कि मम्मी को बताएं, पापा को बताएं, बोले नहीं मत बताओ, आज के बाद नहीं करेंगे, फिर कंटिन्यू उसका फॉलोअप लेना शुरू करते हैं। तो इससे मैंने अभी रिसेंटली 2 महीनों में बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज करे, क्योंकि उनको अगर सेफ साइड करना है तो उनके फ़ोटोज़ डिलीट करवाना, उनकी सब चीज़ें करवाना ये बहुत ज़रूरी है। कई लड़कियों को कॉल भी आए होंगे बाद में कि मैम आपसे अच्छी प्रेरणा मिली, हमने लाइफ में कुछ सीखा समझा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती ऐसा बच्चे करते क्यों हैं। मतलब मुझे बहुत लड़कियों के भी फ़ोन आते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक नगर है, वहाँ पे बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई बहुत अच्छा काम किया जिससे उनको एक्साइटमेंट हो, लेकिन अगर हमको देखकर किसी को प्रेरणा मिलती है और पुलिस के प्रति सकारात्मक नज़रिया उनका बनता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अमूमन समाज के अंदर हमें बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पुलिस का मतलब एक डर खौफ जो बना के रखा हुआ है, या पुलिस को लेकर एक नेगेटिविटी जो समाज के अंदर है, तो जब इस तरह के कॉल्स आते हैं या इस तरह का फीडबैक मिलता है ना, तो अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। हम कहीं कोई लाइफ का ऐसा केस जिसको आपने अचीव भी किया, लेकिन एक भय भी लगा कि यार इतना बड़ा भी हो सकता है, जब इन्वेस्टिगेशन में लगे हो कुछ मोड़ बदल गए और काफ़ी ऐसा बड़ा कोई क्या सिस्टम बना हो आपकी लाइफ में जो आज तक जहन में है कि यार ऐसा भी अपराध होते हैं? मैंने एक हत्या देखी थी, मैंने 2013 में मैं राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में थी। उस हत्या को सामान्य परिस्थिति में मुझे लगा था कि आत्महत्या है, लेकिन जब व्यक्ति को खोजना शुरू करा तो वो समझ में आया कि वो हत्या है। हत्या के उसके बाद कुछ लोगों से पूछताछ वगैरह करा, उसमें बहुत सारे विषय आए, फिर बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, बाद में फिर आरोपी पकड़े गए। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि जिस पॉइंट पे मैंने छोड़ा था उसके मात्र 500-800 मीटर की दूरी पे आगे बढ़ने के बाद अगले आईओ से उन्होंने मुझसे चर्चा भी करी थी कि अपने को क्या करना चाहिए। तो जब उसके रियल हत्यारे पकड़े गए तो मुझे अंदर से बहुत खुशी थी। उसमें कुछ लोगों को ऐसा था कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी वगैरह हो गई थी उस समय में, बाद में उनको उन्मोचित करवाया और वो बड़े खुश थे कि सही आरोपी तक पहुँचे। तो
मुझे वो केस जब भी याद आता है तो मुझे महसूस होता है कि वास्तव में किसी चीज़ को जब हम आत्महत्या समझ रहे तो कहाँ वो इतनी बड़ा, उसमें खाटू श्याम जी के वहाँ पर जो जिस तरह से नशा वशा सुंघा के या प्रसाद में खिला के वो लोग बेहोश करते थे, कुछ उस तरह का पैटर्न उन लोगों का था और उस तरह की वो गैंग थी जिसको हमने डिटेक्ट की थी। हम तमाम तरह की अपराधी और अपराधियों से निपटना आपको पड़ता है। कई अपराधियों में हमने देखा है कि कई बार महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, खासकर अगर हम बात की जाए तो कोई संगीन जुर्म हो जाता है, कई तरह की गैंग होती है जिसमें महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या अपराधियों से बातचीत में कभी पछताते हैं कि ऐसा लगता है, कई लोग आपसे पूछते होंगे कई बार की मैंने देखा कि हर अपराधी का एक सॉफ्ट कॉर्नर सा होता है। मैं पिछले ज़िले में थी, वहाँ पर एक चोर था जिसके घर में हम लोग गए तो उसके पेटी के अंदर जब देख रहे थे तो कुछ बस्ता था बच्चे का। तो उसको पूछा कि तेरा बच्चा क्या करता है, तो उसने बोला कि मुझे पहली या दूसरी क्लास में उसका बच्चा था और शहर के बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहा था, उस स्कूल में जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे ही सहज उसके पास बैठे, वो बड़ा चोर था, मैं सहज उसके पास बैठ के बोल रही थी कि देख तेरे बच्चों को कभी कोई किसी को पूछेगा कि डॉक्टर है तेरे पापा, किसी को पूछेगा बोले अफसर हैं ये हैं, तेरे बच्चों को कोई पूछेगा तो क्या बोलूँगा कि चोर है, तो इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ा रहा क्या मतलब है। मुझे याद है कि 5 महीने बाद वो वापस आया था एक बार, जब उसकी जेल वेल का जो अवधि थी वो पूरी हुई और उसके बाद 5 या 6 महीने के बाद वो किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आया तो क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि मैं यहाँ ये रूम लेके रह रहा हूँ और चूँकि पैसा वैसा तो उसके अच्छा बड़ा चोर था, पैसे वैसे खूब थे, लेकिन एक लत लग जाती ना चोरी की, तो बोले अब मैं ये नहीं मैडम, अब मेरे बच्चे कभी ये नहीं कहेंगे कि वो चोर है। तो मतलब वो एक शब्द, और वो अभी भी चोरी नहीं करता। तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई कि चोरों के अंदर भी वो सॉफ्ट करना या कोई एक छोटी सी चीज़ होती है जिस पे अगर आप पिन कर दो तो अपराधी को सुधारात्मक रवैये की तरफ ले जाया जा सकता है। वो जो कि पुलिस का काम भी है कि अपराधी को उस नज़र से प्रयास करना चाहिए। बहुत शातिर लोगों की बात तो ना करें, लेकिन 90% अपराधी जो पहली बार अपराध करते हैं यदि उन्हें थोड़ा सा समझाइश दी जाए तो वो सुधार के रास्ते में आ सकते हैं। अब बात की जाए तो क्योंकि हर जब स्कूल कॉलेज का समय होता है तो कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कई बार हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, कुछ बनने की इच्छा होती है, तो कहाँ क्या लगता है पेरेंट्स का इसमें कितना रोल होता है, कितना पेरेंट्स ये मैं अधिकतर मैं बहुत सारे बच्चों से जो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, मैं अभी भी आपकी मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहूँगी कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, 10वीं का बच्चा जब अगर उससे पूछ लो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, या 11वीं या 12वीं के बच्चे को पूछो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, तो हमारे देश की एक बड़ी विडंबना ये है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है बोले आजकल तो कंप्यूटर का है, नहीं तो मान लिया जाता है वो मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स ले लो, अगर वो पढ़ने में अच्छा ठीक ठाक है तो, अगर उसके पेरेंट्स अच्छे हैं तो बता देते हैं कि तुम ये ले लो, अगर पेरेंट्स वैसे नहीं है तो वो बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं ये ले लो। मतलब एक बच्चा जिसके सब्जेक्ट पे उसका पूरा जीवन निर्भर करता है वो कैसे लेता है, या तो अपने पेरेंट्स के कहने पर या अपने टीचर्स के कहने पर, या फिर वो अगर ऐसी स्थिति नहीं तो पूछता है कि जैसे आप हो तो आप पूछेंगे कि अब तू क्या ले रहा है, तो तू ये ले रहा है तो मैं भी ऐसा ले लूँ क्या, बस। तो बच्चे ये बड़ी गलती करते हैं। अभी भी बच्ची आई थी मेरे पास 2, तो मैंने कहा क्या करोगे, तो बोले पुलिस में जाना है, तो पुलिस में मैंने कॉमर्स, बोले सब्जेक्ट क्या, बोले कॉमर्स है, क्यों लिया, बोले नहीं पता, वो दोस्त ले रही थी तो ले लिया। तो इस 10वीं और 11वीं की जो स्थिति है इस वक्त में बच्चों को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, और इसमें पेरेंट्स की भूमिका ये है कि अपने सपने उन पर लादना नहीं चाहिए। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने उनके सपने मुझ पे नहीं लादे, तो आज मैं इस परिस्थिति में हूँ कि वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। मैम ये तो एक आपका पुलिसिंग वाला नज़रिया है, इसके अलावा आप हॉबीज़ कई तरह की रहती है, संगीत से लेकर आती है, किस तरह का आपको क्या पसंद था बचपन से ही, किस? मुझे पढ़ना पसंद है, मैं आज भी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ती हूँ और 90% मेरे या तो टेबल के वहाँ आपको एक कोई पुस्तक मिल जाएगी कि मैं दिन में 5 पेज भी पढ़ूंगी, लेकिन मैं किसी किताब को पढ़ती ज़रूर हूँ। तो मैंने अपने उस शौक़ को हमेशा जीवित रखा। दूसरा, मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। अब ये हो जाता है कि 3 घंटे आप एक जगह नहीं बैठ पाते, आपके फ़ोन आ रहे हैं या ऐसा इतना समय नहीं मिल पाता, तो मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ फिल्में फीड रहती हैं। अगर आधे घंटे का भी कहीं हमको थोड़ा रेस्ट लेना है
तो मैं फिल्म को टुकड़े टुकड़ों में धारावाहिक की तरह देखती हूँ। अभी सीरीज वाला सिस्टम चल भी रहा है दौर अभी सीरीज जिस हिसाब से फिल्में देखती हूँ उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सीरीज वाला भी वो चल भी रहा है। अभी हम लोग हाईटेक इतने हुए नहीं कि वहाँ तक पहुँच सके। अभी मैं बॉलीवुड से हॉलीवुड की मूवीज तक ही देख पाई हूँ। सीरीज का मैंने सुना है बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ें भी समझ में आती नहीं है। मैम अभी कई तरह के अपराध में परिवर्तन आया है। आपके ने पुलिसिंग ज्वाइन की होगी, लेकिन अब साइबर क्राइम काफ़ी ऐसे केसेस भी आते होंगे साइबर को लेकर के। कई बार महिलाएं चीट हो जाती है, कई बार उन्हें OTP और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमज़ोर होने के कारण कई बार उन्हें फ्रॉड किया जाता है। ये बदलाव एकदम से आया है 2016-17 के बाद। मतलब मैंने 2007 से लेकर 2013 तक की जो पुलिसिंग देखी, उसमें साइबर के मामले 2-4-5% हम लोगों के पास आते थे, और अभी हर मामले में कहीं ना कहीं साइबर इन्वॉल्व है। तो हम लोग भी वैसे अपडेट होने का प्रयास कर रहे हैं कि OTP का, जैसे अगर आपने बताया, या फेसबुक है या इंस्टा है। अभी आजकल के नए बच्चे भी एक केस करा, तो उसमें ओला पार्टी ऐप, तो नए बच्चों के साथ बैठते हैं तो कई ऐप्स की जानकारी भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि 90% जो अभी अपराध हैं उसमें कहीं ना कहीं साइबर का एक रुट है। नहीं भी है तो अपराध डिटेक्शन में कहीं ना कहीं साइबर की या फ़ोन्स की या टावर्स की मदद ली जाती है। तो ये एकदम से बिल्कुल बदला है नज़रिया। पहले हम लोग कंप्यूटर पे काम ही नहीं करते थे, अब ये स्थिति है कि कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं कर पा रहे। मैम अभी पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती जो हम देख रहे हैं कोरोना था, और अभी भी है लगातार। कैसी परिस्थितियाँ थी उस समय, क्या लग रहा था, क्या माहौल था उस समय? सरापा में आपकी पोस्टिंग थी थाने पर। मुझे याद है कि 19 अप्रैल को हमारा मित्र हमने खोया। जुनिंदर TI देवेंद्र जो है वो हमारे बैचमेट थे। जिस दिन देवेंद्र की मृत्यु हुई उसके ठीक 1 महीने पहले मैंने उससे बात करी थी, और उसने कहा था कि यार वाइफ को ज्वेलरी दिलाने ले जाना है। और ठीक 1 महीने बाद जब उसकी डेथ हुई तो मुझे ये लग रहा था कि कहाँ वो अपनी पत्नी को बहुत सारी ज्वेलरी दिलाने वाला था और कहाँ वो अपनी ज्वेलरीज को उतार रही थी। तो वो क्षण मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि अगले 20 दिन, क्योंकि वो बीमार पड़ा था 23-24 तारीख को, उसके बाद 20 दिन में वो चला गया हम लोगों को छोड़कर। तो मैंने मान लिया था कि अब जीवन सिर्फ 20 दिन का है, तो इस 20 दिन में हम कितना अच्छा कर सकते हैं और जितना कर सकते हैं वो हम करेंगे, ये भाव रख के। और मतलब देवेंद्र क्या जाना हम लोगों के, हमारे बैच की बड़ी क्षति थी, क्योंकि वो हमारा अच्छा न केवल बैचमेट था, दोस्त भी था। और इंदौर में पोस्टिंग होने के नाते हम लोगों का जो एक जुड़ाव था सब लोगों का, और जिस तरह उसका परिवार का पूरा था। तो कोरोना, लोग जब कहते थे ना कि अरे कोरोना कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तब मुझे महसूस होता कि नहीं ऐसा नहीं है। और हमने अपनों को खोया है, हमने कितने हमारे पुलिसकर्मियों को खोया है, स्वास्थ्य कर्मी हमने जाते देखे, हमारे फ्रेंड्स के माता पिताओं को जाता देखा। तो कोरोना तो है और हमको उससे बचना चाहिए, लेकिन पता नहीं जनता को क्यों समझ में नहीं आता, और नहीं समझ में आता तो फिर मेरी वाली भाषा लोगों को। आप थोड़ा सख्त भी है, आप थोड़ा नर्म भी है। हम देखते हैं कि आप सड़कों पर, हालांकि उस समय बहुत पैनिक की स्थितियां भी थी, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, उस समय पैनिक था, और आपने जो जिम्मेदारियां सड़कों पर निभाई, पूरे पुलिस विभाग की हम बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करेंगे, वाकई कि जो ये पूरा लॉकडाउन का समय था, सुबह से निकल जाना, घर नहीं जाना, कई पुलिसकर्मियों को हमने कई समय तक घर जाते हुए नहीं देखा। आपका भी शेड्यूल पूरा चेंज हो गया था। हमने देखा कि आप उस समय बस्तियों में भी गए, बच्चियों से मिले, परिवारों से भी मिले। कैसा दृश्य रहा मैम उस समय, और क्या लगता था कि कैसे इस स्थिति से? कोरोना काल में मैंने एक चीज़ का और अनुभव किया, इस देश के अंदर कहते ना कहीं कुछ नहीं हो सकता, कहा जाता है ना, लेकिन मैंने इस देश में वो जीवितता देखी। जब मैंने सराफा के एसोसिएशन को कहा कि हम लोगों को ना राशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कितना चाहिए। मैंने कहा कि आप बता दो, 100-150 पैकेट। बोला हम 500 पैकेट देते हैं। मतलब ऐसा मेरे हर एसोसिएशन ने हमें पैकेट्स दिए, और हम लोगों को उसको वितरित करने वाली भी समस्या थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको रख लेते थे जिस गाड़ी से जा रहे हैं। भोजन के पैकेट, मतलब एक वो काल था जब हर व्यक्ति के हाथ ऐसे हो गए थे। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम लोग देने में विश्वास रखने वाले हैं, हम अतिथि देवो भव वाली बात करते हैं।
तो उस कोरोना काल के 6 महीने ने हमको हमारे परिवार की मूल्य सिखाए। हमें मतलब कहाँ अभी 2-3 दिन 4 दिन हो जाते, घर वालों से बात ही नहीं हो पाती, परिवार से बात नहीं हो पाती। कोरोना का समय ऐसा था कि सुबह उठकर बात करते थे, शाम को बात करते थे, नहीं पता था कि कब तक हैं। तो परिवारों के प्रति जो जुड़ाव, दूसरी बात गुस्सा भी नहीं आता था उस वक्त पे। फिर वैसा महसूस हो गया था कि ठीक है मरना ही है, अब जब मरना ही है तो किसी का कुछ ठीक करके ही मर जाए। मुझे याद है कि मुझे एक फ़ोन आया था कि नारियल चाहिए। अब बड़ी हैरान परेशानी थे कि नारियल कहाँ से लाएं। तो सराफा के जो रात की चौपाटी वाले हैं उन लोगों से सब पूछताछ करी, नहीं मिला। तो मैं नीचे घूम कर बात कर रही थी, वो लड़की ऊपर थी, उसने मुझे बोला मैडम आप 3 दिन पहले नारियल ढूंढ रही थे। मैंने कहा हाँ यार वो 2 नारियल पहुँचाए थे, आज तो आखिरी दिन है, वो कोमा में है व्यक्ति। तो उसने कहा मेरे यहाँ एक की मृत्यु हो गई, चाचा वगैरह की किसी की, वहाँ 6 नारियल पड़े हैं, अगर आपको काम आ जाए तो। मतलब आप सोचिए कि उसके घर में उसके चाचा या किसी की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो चाह रही थी कि वो 6 नारियल में कहीं और पहुँचा। तो देश का ये रुख देखने लायक था और इस महामारी ने दिखाया कि हम कितने एकजुट हैं। बिल्कुल, वाकई हम एकजुट भी हैं और ऐसे संकट की घड़ी में एक साथ खड़े भी रहते हैं। आप राजेंद्र नगर में ओसी हैं, यहाँ पे आप कई वर्गों के लोगों से मिलते हैं, कई काउंसलिंग करते हैं। हमने देखा कि सुरक्षा समिति की बैठक इस पूरे काल के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचे तो कई माफियाओं पर भी अभियान की शुरुआत प्रशासन ने शुरू कर दी थी। किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं ऐसे थानों पर, बड़े थाने पर, कि मैनेज करना, खासतौर पर महिलाओं को लेकर के बोला जाता है, लेकिन हमने देखी आपकी वर्किंग को भी देखा, पुलिसिंग को भी देखा, काफ़ी समय से देखते आ रहा है। इतने बड़े थाना क्षेत्र में आपकी पुलिसिंग। मेरी इंदौर के मामले में दूसरा अनुभव है। पहले मैं सराफा में थी, तो सराफा में क्षेत्र छोटा था और घनत्व लोगों का ज़्यादा था, व्यवसायिक क्षेत्र था। जब मेरी राजेंद्र नगर पोस्ट हुई, मुझे नहीं पता था कि एरिया इतना सारा बड़ा है। तो यहाँ लोग कम हैं लेकिन एरिया बड़ा है। आउटर का थाना होने के कारण जो चोरी की समस्या है वो भी है। दूसरा यहाँ शराब माफिया जो सक्रिय था, तो ईश्वर की कृपा से ये है कि अब ये कह सकते हैं कि हमने 90% तो उस पर लगाम लगाई है, वो 10% बाकी है और प्रयास पूरे करें। हमारे एक बस्ती थी जहाँ आए दिन कच्ची शराब बनती थी और वहाँ जाते ही घुसते ही वो महुए की खुशबू आती थी। इसमें मैंने एक चीज़ और अनुभव किया कि महिला थानेदार होने का बड़ा लाभ मिलता है। बेचारे जो पुरुष थानेदार हैं वहाँ जाते हैं तो महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, महिलाएं उनको तंग करती हैं, बाकी शिकायतें करती हैं। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि मैं उस बस्ती में घुसती थी तो मैंने महिलाओं को ही, कुछ लोगों को अच्छे से जेल पहुँचा दिया, तो वो पूरी जो बस्ती है आज जाते हैं तो वो महुए की खुशबू अब बंद हुई है। तो इस क्षेत्र में जब मैं आई तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो कि मैं इतने बड़े क्षेत्र को संभालूंगी कैसे। कई लोगों ने भी टीका टिप्पणी करी थी कि शायद नहीं संभाल पाएंगे, और मैंने तय किया था कि अगर मैंने 4 महीने चला लिया तो ठीक है। तो काफ़ी मतलब मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने, मैंने बहुत गलतियां करी और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत कोऑपरेट किया। कहीं कुछ गड़बड़ करती थी तो वो बता देते ऐसा मत, ऐसा कर, हाँ ठीक है। फिर काउंसलिंग भी की होगी आपने ऐसे में? कई लोग तो उससे, हालांकि सभी जानते हैं कि शराब बिक रही हो तो कई शिकायतें भी होती है, कई लोग बोलते भी हैं, कई बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, कई लोग आके भी मिले होंगे आपसे। यहाँ अपेक्षाएं भी बड़ी थी, मतलब कॉलोनी वाले आ जाते थे। अभी हमारी जो एक महादेव नगर है, हम लोगों ने शराब माफिया का घर जुड़ा था। जब वो शराब माफिया का घर जुड़ा तो पूरे एरिया में इतनी संतुष्टि है और वहाँ के बच्चे भी आते हैं, बच्चे बात करते हैं और बड़ा वो माहौल जो बदला। मैं महादेव नगर को जब देखती हूँ तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि चलो एक काम जो इस थाना क्षेत्र का है वो मैंने ठीक किया। हम एक अंतिम सवाल महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम पूछना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को कि किस तरह से, क्योंकि लगातार महिलाएं जो है कदम से कदम तो मिला रही है, किस तरह से डिसीजन लें। कई महिलाएं जो है हमने कई बार देखा है कि घर में ही प्रताड़ित होती रहती है। हालांकि अब तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की जो है हेल्पलाइन नंबर्स है, पुलिस तमाम तरह के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। देखिए मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि पहली बात तो थोड़ा महिला दिवस को लेकर थोड़ा सा मेरा बहुत सकारात्मक वो नहीं है, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ शिव और शक्ति को बराबर माना जाता है, अर्धनारीश्वर की कल्पना में। तो पुरुषों को
मतलब महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करना है, ये भाव तो सर्वप्रथम निकाल ही देना चाहिए। पुरुष का अपना व्यक्तित्व है, अपना पूरा एक भाव है, महिला उसका दूसरा हिस्सा है। तो ये दोनों हिस्से हैं, आप एक हिस्से को दूसरे में बिल्कुल मिला नहीं सकते, घालमेल नहीं कर सकते। तो अमूमन जो महिलाओं का एक सोच होता है कि अगर वो जॉब कर रही हैं या वो अर्निंग कर रही हैं, जो आजकल की एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखा मैंने, तो उनकी इज्जत है, और या वही सक्षम महिला मानी जाती है। और मुझे लगता है कि घर परिवार को ठीक चलाना, घर परिवार को संतुष्ट लेके चलना, सारे रिश्तों को जोड़ कर चलना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि एक महिला की, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक गुण ज़्यादा दिया, हम पुरुषों से ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो यदि पुरुषों से ज़्यादा हम संवेदनशील हैं तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरा सभी जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको ये कहना है कि जितनी भी आपको दी जा रही है, हेल्पलाइन दी जा रही है या बाकी आपको लॉस के नाते मदद की जा रही है, कृपया उसका दुरुपयोग ना करें। आपके पति से आपका झगड़ा हुआ, आप उसके लिए आपके सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी, पूरे खानदान को थाने पर लाने का प्रयास ना करें। एक झगड़ा है, क्या वो घर में बैठ के हल हो सकता है क्या वो दो परिवारों के बीच में हल हो सकता है क्या उस रिश्ते को बचाया जा सकता है क्या, जहाँ दो बच्चे हैं? तो आजकल क्या है कि कानून, और फिर बहुत ज्ञाता लोग मिल जाते हैं, तो जिस परिवार को जोड़ा जा सकता है, मैं नहीं कहती कि पुरुष का अत्याचार सहे, लेकिन कम से कम एक वो तुलनात्मक वो तो हो कि कितना हमको कॉपरेट करना है। हम परिवार में ऐसा नहीं है, हमारी माँ डांटती तो हम सुनते हैं ना, हमारे पिता डांटते हम सुनते हैं ना, तो वैसे ही परिवार में जब हम ससुराल में जाते हैं तब भी हमको थोड़ी बहुत तो उनके हिसाब से कुछ अपना ढलना और कुछ उनको अपने हिसाब से ढालना। पर ये जो धैर्य है, ये बचा ही नहीं है परिवारों में। 3-3, 4-4 महीने में जब यहाँ आते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि रिश्ते बचे कहाँ हैं। तो महिलाओं को उनके दिए हुए कानूनों का उपयोग करना चाहिए। वास्तव में जो प्रताड़ित महिला होती है ना, वो घर से भी निकलना नहीं चाहती, उसको वहाँ तक लाने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ उसको न्याय मिले, और बाकी इन कानूनों का किसी भी प्रकार से कोई ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि हो। तो बाकी मैम इस तरह की महिलाएं हैं, हालांकि पुलिस ने तमाम, और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी हम कई बार काउंसलिंग करते हैं, कई बार काउंसलिंग के माध्यम से भी समझाया जाता है, लेकिन हमारी भी गुजारिश है कि जहाँ परिवार बन सकते हैं वहाँ पर परिवार को बनाया जाए, और ऐसी ही नारियों को लगातार आगे बढ़ते रहे। इस वक्त हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, आगे देखते रहिए कर्म मंथन।